नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। कहा, डेयरी क्षेत्र ने माताओं बहनों के जीवन में बदलाव लाने में निभाई है अहम भूमिका। सामूहिक प्रयास से डेयरी क्षेत्र भी आधुनिक सोच के साथ बढ़ रहा है आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान की गंगापुर में सहकार किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री ने देश के किसानों की मांग को पूरा करते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का किया गठन। 20 से अधिक योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार पैक्स को बना रही है मजबूत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर 40% लगाया गया है शुल्क। प्याज को लेकर किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी किसान को कम दाम न मिले, इसके लिए की गई है व्यवस्था। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना रिपोर्ट की जारी। रिपोर्ट में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। पिछले जनगणना की तुलना में लघु योजनाओं में लगभग 14,20,000 की हुई है वृद्धि। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की जताई आशंका। दक्षिण कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ने माताओं बहनों के जीवन में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था। लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है। ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। इससे जहां ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है। इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है। उनका जीवन आसान बना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सामूहिक प्रयास से आज हमारी डेयरी क्षेत्र भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। कलेक्टिव एफर्ट से आज हमारी डेयरी भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बनास डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, इसका पता सीडबॉल वृक्षारोपण अभियान से चलता है। वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डेयरी फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। केरला की मलाबार मिल्क यूनियन डेयरी का प्रयास भी बेहद अनूठा है। यह पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन विकसित करने में जुटी है। साथियों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं।
राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेयरीज बायोगैस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। 3 दिन का ये सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय से संबंधित G20 वार्ता का आधिकारिक मंच है। वर्ष 2010 में स्थापित B20 इस समूह के प्रमुख संगठनों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यापारिक संगठन प्रतिभागी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मिलेट सुपर फूड के साथ साथ छोटे किसानों को भी सपोर्ट करता है। इस वर्ष को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। मिलेट्स सुपर फूड भी हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं और छोटे किसानों को भी सपोर्ट करता है। और इसमें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी अपार संभावनाएं हैं। यानी ये लाइफस्टाइल और इकोनॉमी हर लिहाज से विन विन मॉडल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजस्थान के गंगापुर सिटी में इफ्को द्वारा आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की सरकार ने देश भर के किसानों के हित के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के हर किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे कृषि ऋण और फसल बीमा के काम भी किए गए हैं। हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स को मजबूत करने के लिए मोदी जी 20 से अधिक योजनाएं लेकर आए हैं। पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आज इफ्को 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। राजस्थान के गंगापुर सिटी में इफ्को द्वारा आयोजित सहकारी किसान सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन में जुड़कर किसान समृद्ध हो रहे हैं। कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया, तो सहकारी आंदोलन ने किया। पहले जब किसान खेती करता था
तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था। लेकिन ये सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य हैं, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में गुजरात में मिलता है। आज गुजरात के अंदर चले जाओ, वहां के पशुपालकों की जिंदगी पलटी है। एक डेयरी, अमूल डेयरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के किसानों का उत्साह फल सब्जियां जब बाहर के महानगरों में आसानी से जाएगा तो किसानों को ज्यादा लाभ होगा। हमें गांव-गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। हमारे यहाँ छोटे-छोटे किसान हैं और छोटे-छोटे किसानों को एक साथ सम्मिलित खेती करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से इस गंगापुर का किसान, सवाई माधोपुर का किसान सुबह फल उगाएगा, सब्जी उगाएगा और दिल्ली और बम्बई के मार्केट में बेचाने का काम करेगा तो आर्थिक स्थिति बदलने का काम करेगा। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सहकारिता विभाग बनाकर सहकारिता के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का जो लक्ष्य बनाया है। अमित शाह जी ने जो गांव-गांव के अंदर जो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उस ग्राम सहकारी समिति को स्वावलंबन बनाकर गांव के अंदर ही एक ग्राम सहकारी समिति फैक्स के अंदर सारी सुविधाएं एक छत पर मिल जाए, किसी किसान, मजदूर, बहन, नौजवान को परेशान न होना पड़े। ये आने वाले समय में हो रहा है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया गया है। प्याज को लेकर किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि किसी भी किसान को कम दाम न मिले। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नेफेड प्याज खरीद रहा है, ये किसानों को अच्छी कीमत उपलब्ध करा रही है। प्याज में किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने आने वाले परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय किया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी है कि किसी भी किसान को दाम कम न मिले, इसका पर्याप्त प्रबंधन किया गया है। और नेफेड प्याज खरीदने का काम कर रहा है, किसान को अच्छे दाम देने का काम कर रहा है। जहां के किसान को भी तकलीफ हो वो मुझे फोन करके बताएं, नेफेड वहां प्याज खरीदेगा। और जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2,19,30,000 भूजल और 12,10,000 सतही जल योजनाएं हैं। सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भूजल योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड का स्थान है। पिछली जनगणना की तुलना में लघु योजनाओं में लगभग 14,20,000 की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए दोनों राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद असम और मेघालय में बाढ़ से हालत और बिगड़ने की आशंका है। असम के 3 जिलों चिरांग, धेमाजी और कोकराझार के 71 गांव अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के नंगला मुरा घाट में दिसांग नदी और निमाटी घाट में ब्रह्मपुत्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए धेमाजी और चिरांग में 21 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं।
असम के कछार, करीमगंज और शिवसागर में भी बाढ़ में नुकसान की खबरें मिली हैं। वहीं विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया के कई इलाकों में बाढ़ से कटाव की सूचना है। साल 2014 में शुरू की गई पीएम जन धन योजना के कल 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में जोड़कर इस योजना ने अपनी सार्थकता सिद्ध की है। इस योजना के तमाम पहलुओं पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी से दूरदर्शन न्यूज ने खास बातचीत की। आज जनधन अकाउंट्स और जनधन योजना के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे विवेक जोशी जी, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वेलकम टू डीडी न्यूज़ सर। पहले आप ये बताइए, जो 9 साल का जर्नी है ये कैसा रहा? 9 साल की जर्नी हमारी जनधन योजना को लेके बहुत अच्छी रही और बड़े हर्ष का विषय है कि अभी हमारे 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हो गए हैं इस नवी वर्षगांठ में। जैसा आपको पता है कि 28 अगस्त 2014 को ये योजना ऑनरेबल पीएम के द्वारा लॉन्च की गई थी। और अगर हम देखें जर्नी के बारे में, तो हम अगर 2015 से डाटा लेके उसे अब तक के डाटा में कंपेयर करें तो ये पाया गया कि हमारे पास मार्च 2015 तक करीब 15,000 करोड़ रुपए थे इन खातों में, जो कि अब बढ़ करके 2 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। से जो इन अकाउंट्स के साथ डेबिट कार्ड हैं, रुपए के डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 2015 मार्च में सिर्फ 13 करोड़ थी। आज के दिन में वो संख्या बढ़ के 34 करोड़ हो गई है। एक पर्टिकुलर संस्था का कार्य नहीं है, कार्य एक कैंपेन के रूप में चलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिसमें हमने विभिन्न विभागों को इन्वॉल्व किया। हमारे बैंक की जो ब्रांचें हैं उनका काफ़ी बड़ा इसमें रोल रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और समय समय पे जो बैंकों के द्वारा इसमें अपने लोकल लेवल पे, विलेज के लेवल पे कई कैंप्स लगाए जाते हैं, जिनमें कि सबको प्रेरित किया जाता है इस अकाउंट खुलवाने के लिए, उनका बड़ा योगदान रहा है। समय समय पे बहुत हर स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए आपका और क्या प्रयास होगा? अभी हमारी एक कैंपेन जो 4 महीने की थी वो जुलाई में ही ख़त्म हुई है, जिसमें तमाम कैंप लगाए गए गांव-गांव में। अब हम फिर से इस प्रकार की एक कैंपेन चलाएंगे अक्टूबर के महीने से, और उसमें बैंकों के माध्यम से हम क्या करते हैं कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं 3-4 गाँव के। वहाँ पे सरकार के सिर्फ जन धन योजना के बारे में नहीं, इससे जो एसोसिएटेड अन्य योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अथवा अटल पेंशन योजना है, इसके बारे में जानकारी जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको दी जाती है, उनको प्रेरित किया जाता है। और विद कैमरा पर्सन कुमार दत्त, मैं दिव्येंदु मंडल, डीडी न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी सादा बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहां 25 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,485 रुपए, जो 26 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 2,495 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 25 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,350 रुपए, जो 26 अगस्त को 10 रुपए चढ़कर 2,360 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 25 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,310 रुपए। 26 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 2,300 रुपए क्विंटल पर रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा।
यहाँ 25 अगस्त को गेहूं का भाव था 2292 रुपए। 26 अगस्त को इसमें 31 रुपए की गिरावट आई और भाव 2261 रुपए क्विंटल रह गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कहीं कहीं बढ़त भी देखी गई। एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 25 अगस्त को चने का भाव रहा 5,335 रुपए, जो 26 अगस्त को 10 रुपए गिरकर 5,325 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 अगस्त को चने का भाव रहा 5,415 रुपए। 26 अगस्त को इसके भाव में 63 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,352 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 अगस्त को चने का भाव था 5,550 रुपए। 26 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 5,540 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की बदायूं मंडी में चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 25 अगस्त को चने का भाव था 5,850 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 5,870 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री जनधन योजना से आम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होंगे। इसमें महिलाओं को काफी लाभ हुआ है। नई दिल्ली में चल रहे B20 शिखर सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन बुलाने का फैसला किया इस वर्ष, और हमने उनकी चुनौतियों और प्राथमिकताओं के बारे में सुना और इन्हें G20 एजेंडे का केंद्र बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार में देश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं। राजधानी नई दिल्ली में अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने आज कॉर्केट रिहर्सल किया। इस वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास पुनालूर मुदरे एक्सप्रेस के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना की जांच दक्षिणी सर्कल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे। दक्षिण रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बी गोगनेशन ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। शनिवार सुबह हुए इस हादसे में 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।
दिन भर की सुर्खियों